नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी बोनस का खास शो शक्ति की समृद्धि। देखिए, फेस्टिव सीजन में गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी खरीदने का ट्रेंड हमेशा से रहा है। देश में शादियों के सीजन में ज्वेलरी की डिमांड जो है बढ़ जाती है। ज्वेलरी के रूप में गोल्ड और डायमंड की बड़े पैमाने पर खरीदारी भी की जा रही है। लेकिन सवाल है कि महिलाओं के लिए ये सिर्फ सजावट है या फिर एक सुरक्षित निवेश भी है। आपके लिए गोल्ड और डायमंड में से कौन सी ज्वेलरी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? आज शक्ति की समृद्धि में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो आज के शो में क्या तमाम बातचीत होने वाली है आपके फायदे की, ये जान लेते हैं। ऑन द शो आज क्या क्या आप जानेंगे, ये चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑन द शो क्या है, गोल्ड वर्सेस डायमंड, किस ज्वेलरी में फायदा, कौन सी ज्वेलरी आपको फ्यूचर में जो है ज्यादा फायदा दे सकती है अगर आप इसमें आज पैसे डालते हैं तो। त्योहार में गोल्ड डायमंड की डिमांड कैसी है? त्योहारी सीजन आ रहा है, बहुत जल्द पितृपक्ष खत्म होके त्योहार शुरू होंगे। डायमंड की, गोल्ड की कैसी डिमांड है? गोल्ड और डायमंड निवेश में कितना फर्क है? निवेश में देखिए रिटर्न के लिहाज से कह लीजिए, फायदे के लिहाज से कह लीजिए, किस तरीके का फर्क है? डायमंड की रीसेल वैल्यू गोल्ड से कितनी कमजोर है? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। डायमंड में अगर आप निवेश करते हैं क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? डायमंड खरीदते समय सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? किस सर्टिफिकेशन की बात होगी ये आप जानेंगे और ये जरूरी क्यों है ये भी आज के शो में आप जानेंगे। साथ ही क्या डायमंड की डिमांड गोल्ड को चुनौती दे पाएगी? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या डायमंड की डिमांड इतनी है कि गोल्ड की जो डिमांड है उसे वो चैलेंज कर पाए? लेकिन इससे पहले शो शुरू करें, हम चलते हैं मेरठ की सीमा अग्रवाल के पास, उनकी कहानी जानते हैं। आज का जो हमारे मुद्दा है, जो चर्चा है, गोल्ड डायमंड से जुड़ी हुई उनकी एक कहानी है। तो चलिए सबसे पहले वो जान लेते हैं। मेरठ की सीमा अग्रवाल ने करवा चौथ पर 5 लाख रुपए की डायमंड ज्वेलरी खरीदी। उन्हें लगा कि ये निवेश की तरह काम आएगा, लेकिन 2 साल बाद जब पैसों की जरूरत पड़ी और उन्होंने ज्वेलरी को बेचना चाहा तो उन्हें केवल 2.5 लाख रुपए ही मिले। वहीं उनकी एक सहेली ने उसी समय 5 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा था, जिसका मूल्य 2 साल में 6,20,000 रुपए हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से जो है मेरठ की सीमा को नुकसान झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने निवेश जहां किया, जिस ज्वेलरी में किया, उसमें डायमंड ज्यादा था। डायमंड का उन्हें रीसेल वैल्यू उतना नहीं मिला। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आज की पूरी चर्चा होने वाली है, तो बहुत आराम से आप सुनिएगा। और आज की चर्चा में हमारे साथ हैं डॉक्टर रनीशा चेनानी, हेड ऑफ रिसर्च ऑगमॉन्ट। गोल्ड और बाकी कमोडिटी मार्केट में इनकी गहरी समझ है। महिलाओं के लिए सही निवेश विकल्प चुनने में इनकी राय बेहद अहम मानी जाती है। तो सबसे पहले मैम का स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। थैंक यू दिव्या, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यस मैम, बहुत सारी बातचीत आज करनी है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, सीमा अग्रवाल की स्टोरी जो अभी हमारे दर्शकों ने देखी, इस स्टोरी में हमें सबसे पहले मैम क्या सीख मिलती है? यस, जिस तरह से आपने ये स्टोरी बताई सीमा की, ये फंडामेंटल डिफरेंस बता रहा है कि गोल्ड एंड डायमंड एज अ एसेट क्लास किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। डायमंड को देखा जाए तो एक एस्थेटिक और इमोशनल वैल्यू रहती है जब आप डायमंड में इन्वेस्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड आप गोल्ड में देखें तो एक ये एडॉर्नमेंट भी है और एक ये इमरजेंसी एसेट भी है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, लिक्विडिटी है उसकी, और उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती ही जाती है, रिटेन होती है ओवर द टाइम। बट ऑन द अदर साइड डायमंड में देखें तो काफी फ्लक्चुएशन होते हैं, काफी वॉलिटिलिटी होती है प्राइजेस में, एंड कोई एक प्रॉपर बेंचमार्क प्राइस नहीं है जिसको हम फॉलो कर पाए। स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग और ये लिक्विडिटी, ये काफी कंसर्न्स हैं। सो ये लेसन मिलता है हमें कि आप जब भी ज्वेलरी खरीदें तो आप उसे कंफ्यूज ना करें एज इन्वेस्टमेंट या फिर आप उसको सिर्फ एडॉर्नमेंट की तरह खरीद रहे हैं। अगर एडॉर्नमेंट की तरह खरीद रहे हैं तो यस, यू कैन गो फॉर डायमंड ज्वेलरी, बट आप उसे अगर इन्वेस्टमेंट की तरह खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर गोल्ड। ठीक है, तो मतलब जो भी ज्वेलरी खरीद रहा है उसे अपना जो गोल है वो थोड़ा क्लियर रखना चाहिए, ताकि बाद में अगर उनकी ज्वेलरी से अटैचमेंट है इमोशनल तो फिर उन्हें नुकसान ना झेलना पड़े। अच्छा मैम, त्योहार और शादी के सीजन में गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की मांग में किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है?
यस, अभी ग्रेजुअली हम देखेंगे कि फेस्टिव डिमांड काफी स्टार्ट हो जाएगी गोल्ड में, एंड गोल्ड कंटिन्यूज टू डोमिनेट द मार्केट बिकॉज उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस रहती है, गिफ्टिंग ट्रेडिशन है, एंड एक इन्वेस्टमेंट अपील भी है, स्पेशली ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस पीरियड और ऑस्पिशियस ओकेशंस जिस तरह से आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं। डायमंड्स का अगर कंपैरिजन करें तो पर्टिकुलरली जैसे यंग अर्बन बायर्स हैं या फिर लाइफस्टाइल चॉइस में, फैशन में ज्यादा डायमंड खरीदा जाता है। तो काफी डिफरेंट मार्केट है जो डायमंड खरीदने वाले अर्बन बायर्स रहते हैं मोस्टली, एंड गोल्ड खरीदने वाले हम देखते हैं कि सारी एज ग्रुप्स के 20 से लेके 60-70 साल तक एवरी एज ग्रुप बाइज गोल्ड। बट डायमंड के लिए एक स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो जनरली प्रेफर करता है एज अ लक्सुरियस एसेट, वो उसे बाय करता है, एज अ लाइफस्टाइल चॉइस उसे बाय करता है। तो इस सीजन में गोल्ड रिमेन्स द बैकबोन ऑफ द ज्वेलरी सेल्स। दैट्स व्हाट आई नीड टू से। ओके ओके मैम। मैम इसके अलावा गोल्ड और डायमंड अगर निवेश के लिहाज से देखें, क्योंकि जैसा कि आपने पहले कहा कि पहले ही जो भी शख्स खरीद रहा है गोल्ड या फिर डायमंड ज्वेलरी खरीद रहा है, कुछ भी निवेश कर रहा है, तो उसका गोल क्लियर होना चाहिए। मैम अगर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो किन किन मामलों में गोल्ड और डायमंड अलग है? गोल्ड एक यूनिवर्सली ट्रेडेड एसेट है, ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड ओवर में आप कहीं पे भी जाएंगे गोल्ड ट्रेड होता है, ग्लोबल एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है, हाईली लिक्विड है, उसका बेंचमार्क प्राइस है, आप उसको कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। आप गूगल पे जस्ट एंटर करेंगे कि गोल्ड की प्राइस क्या है, वट एवर करेंसी यू वांट यू कैन लुक एट इट, और आपको हर चीज में उसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल प्राइसिंग की। बट ऑन द अदर हैंड डायमंड में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क प्राइस नहीं है, ना सिर्फ इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो कोई एक बेंचमार्क इंडेक्स नहीं है या बेंचमार्क प्राइसेस नहीं है कि जिसे हम देख पाए। क्योंकि जो प्राइस इम्पैक्ट करती है डायमंड्स की वो है 4 चीजों से। दे आर कॉल्ड 4 C's ऑफ डायमंड: कट, क्लियरिटी, सर्टिफिकेशन एंड कैरेटेज। ये 4 चीजें हैं जो डिफाइन करती है कि डायमंड की क्या प्राइस होगी। एंड ऑल्सो द कलर, कि अगर कलर डायमंड है तो उसकी प्राइस अलग है, वही अगर ट्रांसपेरेंट व्हाइट डायमंड है तो उसकी प्राइस अलग है। तो बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है डायमंड की प्राइस को, इसलिए एक प्राइसिंग आप नहीं देख पाते हैं। एडिशनली गोल्ड आपको खरीदना हो तो आप वेरियस फॉर्म्स में खरीदते हैं, लाइक ज्वेलरी फॉर्म में, बार्स, कॉइन्स, या फिर आपको डिजिटली खरीदना हो तो ETF फॉर्म में, डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में। बट डायमंड खरीदना हो तो आपके पास एक ही तरीका है, आप उसे फिजिकली ज्वेलरी के फॉर्म में ही खरीद सकते हैं, या फिर ऐसा नॉर्मल कट डायमंड खरीद सकते हैं, जिसे आगे चले आप उसे ज्वेलरी में ही कन्वर्ट करेंगे, कुछ और यूज नहीं कर पाएंगे या कोई और फॉर्म में नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है मैम, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी पॉइंट आपने बताया है। जो 4 C's ऑफ डायमंड है, कट, क्लैरिटी, सर्टिफिकेशन, कैरेटेज। इसके अलावा गोल्ड को देखें दूसरी तरफ ग्लोबली ट्रेड होता है। मैम आपने कहा ग्लोबली ट्रेड होता है, ये चीज़ पे थोड़ा सा बात करते हैं। गोल्ड की कीमतों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कितना गहरा संबंध होता है मैम, ये समझाइए थोड़ा सा। यस, जो इंडियन गोल्ड प्राइसेस है दे आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनेशनल प्राइसेस। हमारी इंडियन की प्राइस जो है वो डायरेक्टली पैक्ड है। जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बेंचमार्क है वो है लंदन की प्राइस और कॉमेक्स की प्राइस। वहां पे क्या प्राइस चल रही है पूरे वर्ल्ड ओवर में वही चीज फॉलो होती है। तो इंडिया जो है इज अ प्राइस टेकर फ्रॉम US एंड लंदन। उसे आप सिर्फ कन्वर्ट कीजिए इंडियन रुपीस में तो आपको इंडियन गोल्ड प्राइसेस चलती है। पहले ये जमाना हुआ करता था कि आप कहीं और से गोल्ड खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा, बट अभी ऐसा नहीं है। वर्ल्ड ओवर सिर्फ एक ही प्राइस है गोल्ड की, सिर्फ जो फर्क होता है वो है टैक्सेस का, इंपोर्ट ड्यूटीज का। इंडिया में जिस तरह से आप अगर गोल्ड खरीदेंगे तो सेम प्राइस मिलेगी आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे आप कहीं पे भी जाएंगे, बट इंडिया में आपको एक एडिशनल चीज है कि इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं। जो इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो है 6%, और आप अगर ज्वेलरी ही खरीदते हैं तो आपको 3% GST पे करना है।
तो इंडियन गोल्ड प्राइस जो है अगर आप कंपेयर करते हैं इंटरनेशनल प्राइस से 9% ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी एंड इंपोर्ट ड्यूटीज। एंड जो वर्ल्ड ओवर फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं प्राइसेस को, वही फैक्टर्स रहेंगे जो इंडियन प्राइसेस को भी इंपैक्ट करेंगे। इंडिया का डिमांड सप्लाई कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्राइसेस पर। इंटरनेशनली क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्या हो रहा है, वो ज्यादा इंपैक्ट करता है प्राइसेस को। ठीक है मैम। इसके अलावा जैसे हमने शुरुआत में सीमा की कहानी देखी है, रीसेल जब वो करने गई अपनी ज्वेलरी को तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। मैम, डायमंड ज्वेलरी की रीसेल वैल्यू और गोल्ड की तुलना में कितनी मजबूत मानी जाती है या कितनी कमज़ोर मानी जाती है? अगर आप डायमंड की रीसेल वैल्यू देखें तो जनरली इफ यू आर परचेसिंग फ्रॉम अ बिग ज्वेलर तो वो एक गारंटी देते हैं कि आप वापस यहीं पे बेचने आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत काट के सेम प्राइस मिल जाएगी, उसकी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज आप बाकी कहीं से भी खरीदे डायमंड्स, जनरली उसकी जो प्राइसिंग है 40 to 50% कम हो जाती है व्हेन यू रीसेल इट। क्योंकि काफी वॉलेटाइल मार्केट है। अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखें डायमंड की प्राइसेस में भी तो काफी वॉलेटाइल रहा है। पिछले 6 महीने में प्राइसेस यहाँ से 50% बढ़ी है, देन 70% गिरी है। काफी वॉलेटिलिटी रहती है। जो हाईएस्ट पीक बना था दैट वाज इन 2018। उसके बाद हमने कंटिन्यूअसली प्राइसेस को गिरते हुए देखा है। जो 2018 में प्राइस थी उसके बाद 80% सेल ऑफ आ चुका है प्राइसेस में। अगर मतलब 2018 में 100 रुपए का डायमंड था तो आज वो सिर्फ 20 रुपए है उसकी वैल्यू। तो वो काफी वॉलेटिलिटी रहती है, रीसेल वैल्यू में बहुत प्रॉब्लम आता है। बट गोल्ड ऑन अदर हैंड आपको पता ही है, जो आप कैरेटेज का आपका गोल्ड है 22 कैरेट या 18 कैरेट, अब जब उसे बेचने जाएंगे आपको वही वैल्यू मिलेगी। इनफैक्ट आपको एप्रिसिएशन मिलेगा बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। हर साल हम देखते हैं एटलीस्ट 15% जितना रिटर्न मिला है गोल्ड में पिछले 20 सालों से। तो आपने अगर 5 साल के बाद गोल्ड बेचा है तो आपकी प्राइसेस शायद आपको डबल मिलेगी। सिर्फ उसमें मेकिंग चार्जेस काटी जाती है, बाकी एप्रिसिएशन आपको काफी अच्छा मिलता है रीसेल के गोल्ड के रीसेल में। ठीक है मैम, ये तो रीसेल की भी बात होगी। और अगर मैम महिलाएं निवेश और इस्तेमाल यूजेज दोनों को ध्यान में रखकर खरीदारी करें तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है? सी आई वुड से कि जो एडॉर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं, आई मीन इन्वेस्टमेंट और एडॉर्नमेंट के लिए जिसे खरीदना है कुछ, तो गोल्ड इज सुपीरियर। एनी टाइम आप खरीद सकते हैं। आपको डुअल बेनिफिट्स मिलेंगे कि आपको कल्चरल, इमोशनल एंड फैशन नीड्स आप वो भी अपनी पूरी कर रहे हैं, आप फ्लॉन्ट भी कर रहे हैं। दोनों तरफ से आपका फायदा होता है एज अ फाइनेंशियल एसेट। बट डायमंड्स में अगर देखें, दो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे डोंट हैव गुड रीसेल वैल्यू एंड इसकी वजह से थोड़ा लाइफस्टाइल परचेज की तरह माना जाता है, एडॉर्नमेंट की तरह माना जाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि एज अ फाइनेंशियल एसेट। तो डिफरेंस रहता है आपको किस तरह का आगे चल के आपका व्यू है कि आप इनोवेटिव, कुछ लाइटर ऐसी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं जो आगे चल के आपको अच्छे रिटर्न्स दे। ठीक है मैम। इसके अलावा एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि डायमंड की बात हो रही है, अक्सर ये कहा जाता है डायमंड इज वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड। ये चीज़ कैसे आप देखती हैं, किस तरीके से डायमंड को मार्केट किया गया है थ्रू आउट द ईयर्स? यस, ऐसा कहा जाता है कि बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बट मुझे लगता है इनफैक्ट गोल्ड एक बेस्ट फ्रेंड रहता है, एक क्राइसिस का एसेट रहता है। जो बोलते हैं ना स्त्री धन, जो गोल्ड जिस तरह से हम देखते हैं इंडिया में ज्यादा कर, आई मीन जो पोर्टेबल है। अगर आपको, आपके पास गोल्ड है एंड यू नीड लिक्विडिटी, आप किसी के पास भी चले जाइए, नॉट ओनली टू बैंक्स और ज्वेलर, आप उसे कोलैटरल की तरह भी यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको उसके बदले कितना भी अमाउंट देगा, आई मीन जो उसकी वैल्यू है उस हिसाब से। तो जो बेस्ट कोलैटरल आपको अवेलेबल है, जो हैंडी है, पोर्टेबल है, आई थिंक दैट इज गोल्ड। सो हर तरह गोल्ड की ज्यादा रीसेल वैल्यू है, ज्यादा पोर्टेबल है, रेडीली एक्सेप्टेबल है। अगर लोन लेना हो उसमें भी आप लोन कोलेटरल की तरह यूज कर सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल यूटिलिटी आपको गोल्ड से मिलती है, आई डोंट थिंक सो डायमंड से वो मिलती है। डायमंड से वो मिलती है, बिल्कुल मैम। चलिए मैम, आपके साथ सवाल जवाब का जो सिलसिला है जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अमर उजाला के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर
बड़े अमाउंट में सवाल आते हैं हमारे पास, उनमें से कुछ सवाल लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें आप किस तरीके से हमें अपने सवाल भेज सकते हैं शक्ति की समृद्धि के लिए। जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी टॉपिक है, उस पर अपने सवाल हमारे साथ साझा करिए। देखिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9354027995, इस पर शक्ति लिखकर सवाल अपना व्हाट्सएप करिए। सवाल सीधा हमारे पास आएगा और उसे फिर जो भी हमारे एक्सपर्ट होंगे शो के, उनके पास भेजा जाएगा ताकि वो बेहतर से बेहतर राय उस पर दे पाएं। अब हमारी पहली कॉलर के पास चलते हैं, पूजा मोरे पुणे से। इन्होंने सवाल भेजा है, पूछ रही हैं डायमंड ज्वेलरी को बेचने पर कम कीमत क्यों मिलती है? जैसे मैंने बताया कि डायमंड ज्वेलरी इज बेटर सीन एज ए लग्जरी और अ फैशन परचेज रादर देन एन इन्वेस्टमेंट, एंड उसकी जो वैल्यू है जनरली कम हो जाती है 40 to 60% जब आप उसे बेचने जाते हैं, क्योंकि मार्केट उसकी प्राइसेस जो है काफी वॉलेटाइल है। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि इंस्टेंसेस हुए हों कि जब डायमंड की प्राइसेस बढ़ी हो कंटिन्यूअसली। जैसे मैंने बताया 2018 से 2025 तक पिछले 7 सालों में डायमंड की प्राइसेस 80% नीचे आ चुकी है। तो ऑब्वियसली अब जब आपने हाई प्राइस पे लिया होगा तो आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी कम मिलेगी, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि उसके 4 C's क्या है, जो उसका वेयर एंड टेयर कितना हुआ है। तो ये सब चीजें देखकर आपका रीसेल वैल्यू कम हो जाती है डायमंड की। ठीक है मैम। इसके अलावा अगली कॉलर के सवाल पर बढ़ते हैं। रश्मि शर्मा आगरा से पूछ रही हैं, क्या शादी के लिए गोल्ड खरीदना निवेश माना जा सकता है? मैम, जिस तरीके से लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से गोल्ड खरीदा जाता है बहू को देने के लिए, दामाद को देने के लिए, क्या उसे निवेश ही समझे? यस, मैंने जैसे पहले भी बताया कि एक गोल्ड जो है वो स्त्री धन है। शी कैन हैव इट इन द क्राइसिस टाइम, एक क्राइसिस एसेट है। एंड इंडिया में तो ये ड्यूअल रोल भी प्ले करता है कि कल्चरल आपको एडॉर्नमेंट भी मिलता है उससे, और आपका एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। क्योंकि शादियों में जो एसेट जिससे लड़की अपना फ्यूचर डिसाइड करती है कि मेरे पास एक कौन सा एसेट है, तो वो सिर्फ गोल्ड ही होता है उसके पास, एंड ये चीज वेडिंग में लॉन्ग टर्म ये तो पास होती आ रही है, सालों सालों से ये चीज पास होती आ रही है कि जनरेशन टू जनरेशन गोल्ड एक दूसरे से पास होता है। एंड जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेस लगातार बढ़ती आई है इतने सालों से, जो एप्रिसिएशन मिला है, तो इसको मोनेटाइज हम इजीली कर सकते हैं। एंड ना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, एक ये कल्चरल फुलफिलमेंट भी देता है, आप इसे फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं। तो जो ये ड्यूअल पर्पस प्ले होता है गोल्ड से, आई थिंक इट इज बेस्ट कंसिडर्ड ड्यूरिंग वेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है मैम। तो अगर आप शादी के समय ज्वेलरी खरीद रहे हैं सोने की, तो फिर इसे निवेश भी आप समझ सकते हैं। रोहिणी सिंह दिल्ली से सवाल भेज रही हैं, हमें पूछ रही हैं, क्या गोल्ड ज्वेलरी की तुलना में गोल्ड ETF लेना बेहतर ऑप्शन है? मैम, क्या सलाह रहेगी आपकी? ये अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं, उसे आपको एडॉर्नमेंट की तरह नहीं खरीदना है। ज्वेलरी आप जरूरी नहीं आप ज्वेलरी खरीदें, आप गोल्ड ETFs में भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द अर्बन इन्वेस्टर्स यही कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, उसका प्राइस एप्रिसिएशन लेना है, जिस तरह से पिछले 3 सालों में प्राइसेस डबल हो चुकी है, आपको सिर्फ वो एप्रिसिएशन चाहिए, तो ETF इज द बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड। एंड अगर आपको ऐसा है कि नहीं, मुझे आगे चल के कोई चीज मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदनी है, आगे चल के उसकी ज्वेलरी भी बनवानी है, तो आई वुड से डिजिटल गोल्ड में आप खरीद सकते हैं। वो भी डिजिटल वे है गोल्ड खरीदने का। एंड आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए ना, आगे चल के उसको कन्वर्ट कीजिए ज्वेलरी में, वो भी कर सकते हैं। बट आपका सिर्फ नजरिया यही है कि मुझे उसका एडॉर्नमेंट की तरह खरीदना है, फ्लॉन्ट करना है, तो फिर आप जरूर ज्वेलरी खरीदें। पर उसमें यही प्रॉब्लम होता है कि आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। जब उसे रीसेल करेंगे तो मेकिंग चार्जेस कट जाएंगे, ऑलमोस्ट 5 to 10% जो है आपके मेकिंग चार्जेस में चले जाएंगे। बाकी GST एंड ऑल वो सब सेम रहता है, वेदर आप ज्वेलरी खरीदें या फिर डिजिटल गोल्ड खरीदें, ETF खरीदें, आपको वो तो सब पे करना ही पड़ता है। ठीक है मैम। मैम, एक सवाल और मेरा रहेगा, ये मैंने कई एक्सपर्ट से भी और भी पूछा है, आपकी भी मैं राय से जानना चाहती हूँ। मैम, इमरजेंसी फंड के तौर पर भी क्या गोल्ड को देखा जा सकता है? ज़रूरत पड़ने पर बेच के कुछ पैसे हाथ में आ जाते हैं, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं हमारी फैमिलीज़ में, खासकर कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, गोल्ड को इस नज़रिए से देखा जाता है कि खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ने पर जब इसे बेचेंगे तो एटलीस्ट उस वक्त की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है।
यस डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने ये देखा है सालों से कि जिस तरह से गोल्ड के रिटर्न्स बढ़े हैं, वैल्यू बढ़ी है। पिछले 20 सालों से हम देखें तो गोल्ड की जो वैल्यू है हर साल 15% बढ़ी है। तो आप समझिए कितना ज्यादा रिटर्न्स मिल चुका है। 400 to 500% रिटर्न्स बन चुके हैं। 2005 में जब प्राइजेस सिर्फ 5,000 के आसपास थी, आज 1,10,000 है। सो ऑलमोस्ट 20 गुना प्राइजेस बढ़ चुकी है। तो एक इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी एसेट की तरह जरूर गोल्ड यूज होता है कि सबसे ज्यादा इसे इमरजेंसी फंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी है इतनी। आप कभी भी उसे बेचने जाएं तो आपको सामने कोई बायर मिलेगा, ना सिर्फ बैंक्स, एनबीएफसीज या एक्सचेंज, बट आपको फिजिकली भी कोई और भी ले लेगा उस चीज को। ये चीज पॉसिबल नहीं है कोई और एसेट क्लास में। आपके पास कोई और एसेट है, जरूरी नहीं आपको सामने से बायर मिले। तो गोल्ड में आपको हमेशा इजीली बायर्स मिल जाएंगे जो आपका वो खरीद लेंगे, एंड आपको जो आपकी लिक्विडिटी नीड्स है, जो आपको अगर इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो आपको वो मिल पाएगा। तो ऐसा कोई और एसेट क्लास नहीं है जिससे आप इजीली पोर्टेबल भी हो, आप जिसे कैरी भी कर पाए। बहुत छोटी अमाउंट में भी या बड़ी अमाउंट में भी आप उसे कैरी कर सकते हैं, अपने साथ पोर्टेबल रख सकते हैं, एंड उसे बेच भी सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ठीक है मैम। चलिए मैम, आपके साथ चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारी सहयोगी स्नेहलता के पास, जो गोल्ड ज्वेलरी से जुड़ा एक बड़ा रोचक डेटा लेकर आई हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। जी स्नेहलता जी। थैंक यू दिव्या। सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि भारत में साल दर साल सोने की खपत रही कैसे। आंकड़े क्या कहते हैं आपके सामने रखते हैं। देखिए, अगर आप भारत में ज्वेलरी के लिए सोने की खपत के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2021 में ये खपत रही 610.9 यानी 610.9। 2022 आई है तो ये खपत होती है घट करके 600.6, और वहीं जब 2023 में आप आएंगे तो 575.8 ये खपत घटी है। इसके अलावा 2024 की बात करें तो ये खपत और घट करके 563.4 यानी कि 563.4 हो गई है। और ये हमें जो सोर्स है WGC वहां से पता चलता है। तो सोने की खपत के बाद जो अगला पॉइंट आता है, डायमंड से कंपैरिजन चल रही है, तुलना। तो अगर हीरे का जिक्र करें या हीरे के व्यापार का जिक्र करें तो भारत के लिए डायमंड ज्वेलरी का जो मार्केट है, साल 2023 में भारत का डायमंड ज्वेलरी अगर आप देखें तो वो किस तरीके से ग्रो करा, और इसके अलावा किस तरीके के कट की मांग रही है। डायमंड में कट बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड ब्रिलियंट कट का डायमंड 2023 में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला रहा, ये रिकॉर्ड रहा है। और राउंड ब्रिलियंट कट का डायमंड सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक कट माना जाता है इस सेगमेंट में। तो कुल मिलाकर के आप देखें डायमंड ज्वेलरी में जो कट है वो कितना मैटर करता है। 2023 में वैश्विक डायमंड ज्वेलरी मार्केट में भारत का जो हिस्सा था वो था 4.9%। इसके अलावा डायमंड ज्वेलरी मार्केट में अमेरिका के टॉप पे रहने का अनुमान है। तो ये है वो आंकड़े जो आपके सामने हम रख रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में डायमंड किस तरफ जाएगा और सोने की खपत हमारे देश में कैसी रही। जी दिव्या। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहलता, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है दर्शकों को बताया किस तरीके से गोल्ड और डायमंड में जब वो कंपैरिजन करते हैं तो उन्हें डेटा के साथ और बेहतरी से समझ आता है कि कहाँ निवेश करा जाए, कहाँ ना निवेश करा जाए। अब चलते हैं आपके पास। मैम, 2021 के बाद से गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड लगातार घट रही है, जैसा कि ऑब्जर्व हम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह देख रही हैं आप? देखा जाए तो ज्वेलरी की डिमांड यस कम हुई है, बिकॉज प्राइजेस में वन वे हमने राइज देखा है इन इंडिया। तो यस, एक तरह से ये कम हुई है, बट ये चीज कॉम्पनसेट हो चुकी है इन्वेस्टमेंट डिमांड जो इंडिया में आ रही है। ईटीएफ से जो डिमांड आ रही है, एसजीपीज की जो डिमांड थी, या फिर फिजिकल बार्स एंड कॉइन्स की डिमांड जो है, वो सारी चीजें ऐसे कंपनसेट कर रही है। इनफैक्ट डिजिटल गोल्ड है उससे भी। तो लोग अभी ज्वेलरी से ज्यादा गोल्ड को ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास देख रहे हैं, और उसे इन्वेस्टमेंट करने के जो तरीके हैं, ऑप्शंस है, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ ज्वेलरी के फॉर्म में उसे बाय करके। तो ये चीज कंपनसेट हो चुकी है बाकी चीजों से। देखा जाए तो इंडिया में काफी अच्छी डिमांड रही है पिछले 3 सालों में, बट यस दिस ईयर 2025 बिकॉज प्राइजेस इतना 40% बढ़ चुकी है, इस साल एक्सपेक्टेड है कि हम थोड़ा बहुत नरमी देख सकते हैं कि ओवरऑल डिमांड कम हो। अदरवाइज पिछले 4 सालों में कोई प्रॉब्लम नहीं था।
ठीक है, तो मतलब जो ज्वेलरी में अगर थोड़ी डिमांड गिरती हुई दिख रही है तो वो बाकी जगह कंपेंसेट हो गई है, मतलब ईटीएफ्स ले लीजिए, फंड्स ले लीजिए, इसके थ्रू लोग गोल्ड में निवेश करें। मैम कहीं ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड के बजाय डायमंड ज्वेलरी की ओर लोग रुख कर रहे हैं, अगर फिजिकल ज्वेलरी की बात करें तो? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि डायमंड कैन बिकम अ गोल्ड राइवल, या जो गोल्ड की कल्चरल एंड फाइनेंशियल डोमिनेंस है, मुझे नहीं लगता वो डायमंड की वजह से कम होगी। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि गोल्ड लैक रीसेल मार्केट या फिर कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है हाउस होल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में। जब आप देखेंगे किसी हाउस होल्ड को प्लान करते हुए कि हम इस एसेट क्लास में पैसे डालेंगे, कि इक्विटी में 60%, डेट में 20%, गोल्ड में दे वुड से कि चलो 10-15% डालते हैं। डायमंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई ऐसे प्लानिंग नहीं करता है। इट इज जस्ट फॉर एडॉर्नमेंट। लोग डायमंड्स खरीदते हैं, एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि जो ज्वेलरी का बैकबोन है वो जनरली गोल्ड ही रहेगा। डायमंड में गेन सम ग्राउंड इन अर्बन एरियाज, यहाँ पे जहाँ फैशन ड्रिवन मार्केट्स हैं, क्योंकि लोगों की इनकम्स बड़ी है, लाइफस्टाइल जो है काफी इन्फ्लुएंस हो रही है ग्लोबली क्या हो रहा है। इस वजह से एक ये लाइफस्टाइल एसेट की तरह डायमंड में बाइंग आ सकती है, बट ये एक राइवल नहीं बन सकता है गोल्ड का। एंड मैम व्हाट्स योर टेक ऑन सिल्वर? सिल्वर किसी तरीके से राइवलरी रख सकता है गोल्ड के साथ, राइवल बन सकता है या फिर नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सिल्वर में भी वो बात है, क्योंकि सिल्वर जो है 70% एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, 30% इट इज यूज्ड एज अ प्रेशियस मेटल। तो उसका जो इंडस्ट्रियल यूसेज है, बी इट 5G टेक्नोलॉजी, सोलर सेक्टर या फिर ईवी व्हीकल्स, सबसे ज्यादा यूसेज सिल्वर का भी वहां हो रहा है। ज्वेलरी में या जो बार्स कॉइन्स में उसका जो यूसेज है सिर्फ 30% है, जो प्रेशियस मेटल की तरह। तो इट इज बोथ बेस मेटल एंड ऑल्सो प्रेशियस मेटल। तो ये सिल्वर को हम बोलते हैं कि एक पुअर कजिन ऑफ गोल्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जब गोल्ड पहले ऐसा हुआ करता था कि जब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, प्राइसेस बढ़ गई है, तो सिल्वर में इन्वेस्ट करते थे। बट अभी ऐसा नहीं है, बिकॉज सिल्वर की प्राइसेस भी इक्वली इतनी ही बढ़ी है जितनी गोल्ड की प्राइस बढ़ी है। तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है पहले की तरह जो पहले माना जाता। अभी थिंग्स हैव चेंज्ड इन लास्ट फ्यू इयर्स। ओके मैम। मैम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लंबे समय में गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड में रिटर्न की तुलना डायमंड से कैसे हो सकती है? डायमंड से देखें तो ईटीएफ में यस, और फिजिकल गोल्ड में काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स मिले हैं। आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें या फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, एक ही बात रहती है। बिकॉज अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो मेकिंग चार्जेस नहीं रहेंगे, स्टोरेज का आपके पास हैसल नहीं है, और आपको प्योरिटी का कंसर्न भी नहीं है। फिजिकल गोल्ड में यस, ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, बट आपको जो टेंजिबल ओनरशिप मिलती है वो आपको फिजिकल गोल्ड में ही मिलेगी। तो जो दोनों फॉर्मेट्स है, दोनों ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को, सॉरी डायमंड्स को। एंड जैसे मैंने बताया कि CAGR रिटर्न देखा जाता है कोई भी एसेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड में 15% का CAGR रिटर्न है पिछले 20-25 सालों में। पिछले 3 सालों में प्राइसेस डबल हुई है। इस साल 2025 में हमने देखा है कि 40 से 45% प्राइसेस बढ़ी है गोल्ड की। तो इतना एप्रिसिएशन कोई एसेट क्लास ने नहीं दिया है। इनफैक्ट गोल्ड ने इक्विटी मार्केट्स को भी आउट परफॉर्म कर दिया है पिछले इतना पुराना परफॉर्मेंस देखें तो हर एसेट क्लास को आउट परफॉर्म करता है गोल्ड, अभी जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है। ठीक है मैम। हम आगे बढ़ते हैं। अगर लैब ग्रोन डायमंड की बात करें, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड में ये चल रहा है। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मेरी बात हो रही थी बॉलीवुड एक्टर एंड बिजनेसमैन विवेक ओबरॉय से। उनका कोई ब्रांड में कोलैबोरेशन था जो लैब ग्रोन डायमंड्स बनाते थे, तो वो उस इंटरेक्शन के दौरान पहनकर भी आए थे लैब ग्रोन डायमंड्स, जो कि काफ़ी रियल लग रहे थे। मैम इनके आने से डायमंड ज्वेलरी मार्केट पर क्या असर पड़ा है? यस, लैब ग्रोन डायमंड्स ने काफी रीशेप कर दिया है ओवरऑल डायमंड मार्केट लैंडस्केप को, एंड दे आर वेरी मच सिमिलर लुकिंग टू जो नेचुरल डायमंड्स। आपको देख के नहीं पता चलेगा कि ये नेचुरल डायमंड है कि लैब ग्रोन डायमंड है। एंड ये भी है कि अगर आप लैब ग्रोन डायमंड खरीदते हैं तो आपको कंपैरेटिवली काफी कम अमाउंट देना पड़ता है। दे आर 50-60% चीपर देन द नेचुरल डायमंड्स। बट कई कंसर्न्स है उसके भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो लैब ग्रोन डायमंड्स की भी जो रीसेल वैल्यू है
काफी वीक रहती है। इवन नेचुरल डायमंड से रीसेल वैल्यू कम रहती है लैब ग्रोन डायमंड्स की। तो जब भी नेचुरल डायमंड्स खरीद रहे हैं या लैब ग्रोन डायमंड्स खरीद रहे हैं तो सर्टिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है लेना। तो आपका थोड़ा बहुत आपका रीसेल वैल्यू बैलेंस रहेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये एक तरह की ये फैशन एसेसरीज बन चुकी है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना है, आपका पैसा बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट में, तो फिर आई वुड से कि गोल्ड इज द बेटर मीडियम देन लैब ग्रोन डायमंड्स या फिर नेचुरल डायमंड्स। ओके मैम। मैम इनफैक्ट जो डायमंड के आपने ये बताए थे 4Cs कट क्लैरिटी सर्टिफिकेशन कार्ट्रिज, मैम डायमंड में सर्टिफिकेशन और क्वालिटी चेकिंग क्यों ज़रूरी है? और इसमें जो आम खरीदार है, ग्राउंड लेवल जो बंदा खरीद रहा है, हम हो गए या फिर हमारी फैमिली में कोई हो गया, कैसे वो थोड़ा सावधान रहे? क्या कुछ उसके पैरामीटर्स चेक करने? यस सी, अगर गोल्ड को आप खरीदते हैं एंड आपको उसको चेक करना है वेदर इट्स प्योर गोल्ड और नॉट, तो बहुत सिंपल तरीके होते हैं कि आपने एसिड टेस्ट कर लिया या फिर उसको थोड़ा कट करके देख लिया, उससे भी पता चल जाता है। काफी इजी तरीके रहते हैं जो नॉर्मल लेमैन कैन आल्सो डू इट। बट अगर आप डायमंड्स खरीदते हैं तो ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे आप खुद टेस्ट कर पाएंगे, अदर देन वो सर्टिफाइड हो या फिर सर्टिफाइड डायमंड प्लेयर ने उसको बताया हो कि इसका उसके 4Cs क्या हैं। तो जैसे मैंने बताया उसके 4Cs बहुत इंपॉर्टेंट है, कट, क्लियरिटी, कलर एंड कैरेटेज। उस हिसाब से ही उसकी प्राइस डिसाइड होगी। एंड इंडिया में 2 रेप्यूटेड सर्टिफिकेशन की बॉडीज हैं, GIA एंड IGI। ये सर्टिफिकेट देती है कि डायमंड की 4Cs क्या है और उस हिसाब से ही उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। तो ये सर्टिफाइड डायमंड्स लेना बहुत जरूरी है। जैसे हम गोल्ड में कहते हैं कि डोंट बाय गोल्ड विदाउट हॉलमार्क, हॉलमार्किंग के बिना मत लें, वैसे ही डायमंड में इट इज कंपल्सरी कि सर्टिफिकेट के बिना आप कोई भी डायमंड की ज्वेलरी ना खरीदें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सर्टिफिकेट से क्या होता है कि एक तरह का आपको सेफगार्ड मिल जाता है कि फ्रॉड नहीं हो रहा है आपके साथ, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत मिलती है एंड प्रोवाइड्स अ पीस ऑफ माइंड कि आप फेयर वैल्यू में डायमंड्स खरीद रहे हैं। तो बहुत जरूरी है सर्टिफिकेट लेना। मैम ये जो सर्टिफिकेट है, ये जब हम ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो जो भी ओनर होगा ज्वेलरी शॉप का, वो हमें हैंड टू हैंड देगा? मतलब जब ज्वेलरी डिलीवर होगी तभी सर्टिफिकेट आएगा, उन्हीं से डिमांड करें? यस, आप जहां से भी डायमंड खरीदते हैं वहां पे आपको उनकी सारी की सारी अगर वो अच्छा सा ज्वेलर होगा, ब्रांडेड ज्वेलर होगा, तो उसकी सारी की सारी जो डायमंड ज्वेलरी है वो सर्टिफाइड होगी। एंड सर्टिफिकेट में फोटो के साथ आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है। जो आप खरीद रहे हैं उसका प्रॉपर फोटो होता है सर्टिफिकेट में, उसके 4Cs बताए गए होते हैं, किस तरह से उसका कट, क्लियरिटी, कलर एंड कैरेटेज है, एंड अकॉर्डिंगली फिर उसकी प्राइस बताई जाती है। किसने सर्टिफाई किया है, किस बॉडी ने सर्टिफिकेट उसको दिया है, कौन सा ईयर है, कौन से मंथ में सर्टिफिकेट बना है, ये सब चीजें उस सर्टिफिकेट में लिखी होती है। एंड जिस ज्वेलर से खरीद रहे हैं डायमंड ज्वेलरी, उसी से आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि रनिशा मैम ने बताया कि ये 4Cs तो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सर्टिफिकेट में आपको बाकायदा फ़ोटो मिलेगी जो ऑर्नामेंट आप ले रहे हैं उसकी, साथ ही इन 4Cs का मेंशन होगा और जो भी बॉडी उसको सर्टिफाई कर रही है वो भी मेंशन होगा। तो ये आप ज़रूर देखें जब भी डायमंड ज्वेलरी खरीदने जाएँ। अब कुछ एक सवाल ले लेते हैं हमारे कॉलर्स के, धीरे धीरे करके। श्वेता झा रांची से इन्होंने में सवाल भेजा है, पूछ रही हैं क्या गोल्ड की कीमत आगे भी बढ़ती रहेगी? इस साल के अंत तक ये भाव कहाँ तक देखा जा सकता है? मैम आपका क्या कहना है इस पर, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। यस, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आफ्टर गोल्ड हैज रिजन 40% दिस ईयर, अब क्या आगे और बढ़ेगी प्राइसेस कि यहाँ पे रुक सकती है? तो इस साल जो मेन फैक्टर्स हैं जिस वजह से प्राइसेस बढ़ी है, पहले वो समझते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है इस साल, अनसर्टेनिटी काफी रही है। बीट ट्रम्प की टैरिफ की अनसर्टेनिटी हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की अनसर्टेनिटी हो, इन दोनों चीजों की वजह से हमने देखा है काफी सेफ हेवन बाइंग आई है। ना कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं गोल्ड, बट सेंट्रल बैंक भी बाय कर रही है बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि छोटी भी डिप आती है प्राइजेस में तो हम वापस प्राइजेस को बढ़ते हुए देखते हैं, वापस न्यू हाई बनता है।
एंड दूसरी बात जो फैक्टर है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है वो है मॉनेटरी ईजिंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब सारी सेंट्रल बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट कट कर रही है इस साल। तो हमेशा गोल्ड परफॉर्म करता है अच्छा जब इंटरेस्ट रेट कट आते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर ये चीज फिनोमिना चल रही है। तो ये तीनों जो फैक्टर्स है, फंडामेंटल फैक्टर्स, ये प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली प्राइसेस बढ़ रही है। आगे चल के भी ये फैक्टर्स मुझे लगता है कंटिन्यू रहेंगे एंड यहाँ से और भी प्राइसेस बढ़ सकती है। बाय दिस ईयर एंड यस 1,15,000 तक हम जाते हुए देख सकते हैं प्राइसेस को, जो 1,10,000 के आसपास है अभी। मतलब यहाँ से 4 to 5% जितना और अपसाइड प्राइसेस में दिख सकता है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है काफी कॉशियस रहना चाहिए अभी हमें इस लेवल्स पे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़े डिप्स भी मिलेंगे आपको, वहां पे आप बाय कर सकते हैं। एंड बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड इज कि आप SIP स्टार्ट कर दीजिए। हर महीने सिस्टमैटिकली थोड़ा थोड़ा परचेज कीजिए। नो नीड टू चेज कि बॉटम क्या है टॉप क्या है। जो प्राइस आपको हर महीने SIP पे मिल रही है वो खरीदते रहिए। ओवरऑल आपका जो अक्यूमुलेशन होगा 3, 4, 5 साल के बाद आप देखेंगे तो आपके जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स है वो काफी अच्छे बनेंगे। ठीक है मैम। तो थोड़ा सा अमाउंट करके जो है आप SIP करके गोल्ड से अच्छा खासा रिटर्न ले पाएंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन के साथ SIP गोल्ड में करनी है। हमारी मैम एक कॉलर है सोनिया ठाकुर शिमला से, उन्होंने सवाल भेजा है, पूछ रही है फेस्टिव सीजन में गोल्ड खरीदने का सही समय कौन सा है? ऐसा कोई परफेक्ट सीजन या फिर परफेक्ट लो प्राइस नहीं होती है जिसपे हम गोल्ड खरीदे, क्योंकि जो ऑस्पिशियस डेज हैं इंडिया में, जैसे अक्षय तृतीया है और दूसरा धनतेरस दिवाली है, ये 2 मौके ऐसे हैं जब आप कोई भी अमाउंट, कोई भी प्राइस चल रही हो गोल्ड की, आप जरूर गोल्ड उस दिन आप खरीद सकते हैं फिजिकल टर्म्स में। आप उसमें बार, कॉइन्स या ज्वेलरी कुछ भी खरीदिए 2 दिन में, अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो। या फिर छोटे से छोटे अमाउंट में आप टोकन अमाउंट में भी खरीद सकते हैं। बाकी के टाइम पे आई वुड रेकमेंड, जैसे मैंने बताया, SIP कीजिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए थ्रू डिजिटल मीन्स। मैं कह रही हूँ कि आप गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट कीजिए, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। तो हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहिए। तो राइट टाइम नहीं होता है, इट इज लाइक कि आपको हर टाइम गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दोनों तरीके से कीजिए, फिजिकल टर्म्स में भी कीजिए, डिजिटल टर्म्स में भी कीजिए, तो आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। ठीक है मैम। अब एक मेरा फाइनल क्वेश्चन है। पूरी हमने चर्चा करी, तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, डायमंड में निवेश कर रहे हैं, निवेश के लिहाज से अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो कैसा रिटर्न आपको मिलेगा, अगर केवल ज्वेलरी खरीदनी है, आपको फ्लॉन्ट करने के हिसाब से देख रहे हैं तो आप कैसे उसमें पैसे लगा सकते हैं। मैम आखिर में फेस्टिव सीजन में महिलाएं अगर ज्वेलरी खरीद रही हैं तो उन्हें गोल्ड और डायमंड में कैसे बैलेंस बनाना चाहिए? आई वुड से कि अगर आप एडॉर्नमेंट की तरह ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि गोल्ड आपको एक सिक्योरिटी भी देगा, वेल्थ प्रिजर्वेशन भी देगा, राइट। एंड डायमंड्स आपको स्टाइल एंड एक तरह से इमोशनल सेटिस्फैक्शन देंगे। तो मुझे लगता है जो लार्जर अमाउंट है अपना पोर्टफोलियो का आप गोल्ड में डाल सकते हैं। 70 to 80% आप हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी खरीदिए एंड रेस्ट 20 to 30% अगर आपको खरीदना है तो आप डायमंड ज्वेलरी खरीदें। आप चेक कीजिए कि अच्छे से सर्टिफाइड डायमंड हो एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो। ठीक है मैम बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में लोगों को समझाने के लिए कि किस तरीके से वो गोल्ड में निवेश कर सकते हैं और अगर डायमंड में नज़रिया रख रहे हैं निवेश का तो किस तरीके का रिटर्न उन्हें मिलेगा, रीसेल वैल्यू कितनी होगी। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, माय प्लेजर। थैंक यू मैम। तो चलिए जिस तरीके से अभी हमारी आज की गेस्ट ने बताया कि अगर आप एलोकेशन रखना ही चाहते हैं, खास करके त्योहारी सीजन आ रहा है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो गोल्ड में जो है आप 70 to 30% एलोकेट उसे कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और अगर डायमंड की बात कर रहे हैं तो फिर बाकी का जो बचा हुआ परसेंटेज है 20 to 30% डायमंड भी एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड ले रहे हैं हॉलमार्क ज़रूर देखिए, डायमंड ले रहे हैं सर्टिफिकेट ज़रूर देखिए। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वैसे सीजन में आभूषण खरीदना सिर्फ शौक नहीं बल्कि निवेश का भी हिस्सा है, जरूरत पड़ने पर काम आता है। गोल्ड ज्वेलरी भरोसेमंद और लिक्विडिटी में मजबूत है, जबकि डायमंड में इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है। सही चुनाव करके महिलाएं अपनी शक्ति और समृद्धि
दोनों को ही बढ़ा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। क्या कुछ आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं इसको भी ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।